हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरूत ब्लास्ट के बारे में और इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरे रीजन पे और वर्ल्ड पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हुआ ये है कि एक बहुत ही बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन बेरूत, जो कि कैपिटल सिटी है लेबनान की, वहाँ पे हुआ है, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे गुमशुदा हैं और बहुत सारे इंजर्ड हैं। तो दो एक्सप्लोजन हुए थे, जिसकी जो सिस्मिक वेव्स जिससे जो इससे क्रिएट हुई थी, इस पूरे के पूरे एक्सप्लोजन से, वो कहा जा रहा है कि वो इक्विवेलेंट थी 3.3 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये पूरा का पूरा हुआ क्यों है, ये पूरा ब्लास्ट, इसके पीछे रीज़न क्या बताए जा रहे हैं। तो सबसे जो पहला जो रीज़न जो दिया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे एक वेयर हाउस था, जो पोर्ट सिलोज है, वहाँ पे एक वेयर हाउस था जिसमें 2700 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। तो 2013 में क्या हुआ था ना कि एक जो शिप है वो जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रही थी, तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो उन्होंने इस शिप को जो है वो बेरूत पोर्ट पे डॉक कर दिया। जब इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि ये शिप जो है वो अमोनियम नाइट्रेट कैरी कर रहा है, तो वहाँ पे जो है वो उनको रोका गया। तो जो ओनर्स थे उन्होंने क्लियर करने के बजाय इस शिप को अबैंडन कर दिया, मतलब वहीं पे छोड़ दिया। और जो लेबनान अथॉरिटी थी उन्होंने भी अमोनियम नाइट्रेट को डिस्पोज करने के बजाय, सेल करने के बजाय क्या किया कि उसको वहाँ के एक वेयर हाउस में ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट केस कह सकते हैं आप, एक केस ऑफ एक्सट्रीम नेग्लिजेंस कह सकते हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह सकते हैं, जिस वजह से इतने लोगों की जान गई। ये तो कहा जा रहा है शुरुआती जो रीज़न है, पर यूएस का क्लेम है कि एक अटैक है। तो जो हमारा जो स्टैंड होगा वो यही होगा जो अभी कहा जा रहा है कि इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, तो देखिए NH4NO3, ये हमारा हो गया अमोनिया, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, दैट इज़ कॉल्ड अमोनियम नाइट्रेट। तो ये एक सॉल्ट होता है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का। इसको मेनली यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजर्स में। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद 2 हफ्ते का जो है स्टेट इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दिया गया इन लेबनान। तो ये हमने समझ लिया पूरा का पूरा हुआ क्या है इंसिडेंट। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इम्पैक्ट से पहले हम थोड़ा सा लेबनान के बारे में समझ लेते हैं। तो लेबनान जो है कंट्री है वेस्ट एशिया की। इसका जो बॉर्डर है, एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये सीरिया से है इन नॉर्थ एंड इन ईस्ट। और उसके बाद इसका जो वेस्ट पार्ट है वो मेडिटेरियन सी को टच करता है, यहाँ पे साइप्रस आइलैंड होगा। और यहाँ पे जो है इसराइल जो है वो इसके साउथ में है। इस अगर लेबनान की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो ये इसको कंकर कर लिया गया था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा इन द 16th सेंचुरी, और ये उन्हीं के रूल में रहा था फॉर द नेक्स्ट 400 ईयर्स। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो यू रिमेंबर कि ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गए थे। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ये कंट्रोल में आ गया था फ्रेंच के। और जब लीग ऑफ नेशंस होते थे उस टाइम पे, तो लीग ऑफ नेशंस ने फ्रांस इसको लेबनान को, और जो सीरिया है उसको ये फ्रांस को दे दिया था। तो ये दोनों की दोनों जो लेबनान और सीरिया है ये फ्रांस की कॉलोनी रह चुकी है। इसलिए आप कभी देखेंगे कि यहाँ का जो अर्ली सिविलाइजेशन था या जो कल्चर था, यहाँ की जो फीमेल्स को ही अगर आप देख लेंगे उस ज़माने में 1940s या फिर 30s में, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती थी। अभी जाके रिग्रेसिव हो गए हैं, उस टाइम बहुत ही प्रोग्रेसिव होते थे। मेन रीज़न क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी थी, और इसलिए इसको पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि कम्प्लीटली यहाँ पे फ्रांस का जो था वो आपको देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस, लेगेसी, एवरीथिंग। तो फ्रांस जो है वो इनको आज़ादी मिली फ्रांस से इन द ईयर 1943-46 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब है ख़त्म हो गया था। उसके बाद लेबनान बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे इसको कहा जाता था स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स थे। तो जितने भी ट्रांजैक्शन जो मिडिल ईस्ट के होते थे ना, वो यहीं से होते थे, लेबनान से। तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। और एज़ यू नो कि अगर आपके पास पोर्ट है तो आप वर्ल्ड से वेल कनेक्टेड होते हो। तो बहुत ही अच्छा टाइम था उस पीरियड तक। बट फिर लेबनान में जो है वो सिविल वॉर शुरू हो गया फ्रॉम ईयर 1975 टू 1990। बहुत ही लंबा जो है वो सिविल वॉर का दौर रहा था। तो सिविल वॉर से ये देश जो है पूरा ही पूरा जर्जर हो गया था। बहुत ही मुश्किल से ये सिविल वॉर से रिकवर कर रहा था। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस, जब कोविड-19 पैंडेमिक हुए थे उससे पहले इस कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे थे। इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी और पैंडेमिक को लेके भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऊपर से ये ब्लास्ट, ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है इसको बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट कर देता है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसी के बारे में समझ लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो एज आई टोल्ड यू कि
लेबनान जो है वो पहले से ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन में था। ये जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट की भी जो है वो मांग कर रहा था बहुत टाइम से। ये डिफ़ॉल्ट भी कर गया था यूरो बॉन्ड रीपेमेंट पे। इन्फ्लेशन, बिजनेस जो है वो काम नहीं कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन और डिवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम लेबनान में बहुत पहले से थे, 2019 से ही थे। इसकी वजह से ही उनके जो तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे हरीरी, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था। उसके बाद पेंडेमिक आ गया एंड देन दिस ब्लास्ट, तो इकॉनमी तो इनकी टोटली चौपट हो गई है, क्योंकि लेबनान के पास ना तो उतने पैसे हैं, ना ही उतना बैंडविड्थ है कि वो वापस से खुद के पैरों पे खुद से ही खड़े हो सके। तो यहाँ पे इनको वर्ल्ड का सपोर्ट चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि ये जो है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी रही है। इम्पोर्ट, और फॉर इम्पोर्ट यू नीड पोर्ट्स, और आपका तो पोर्ट ही तबाह हो गया है, एक पोर्ट पूरा का पूरा। और अगर इस तरह के सिचुएशंस होते हैं तो आपका ट्रेड और भी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है। अगर आपका जो मैरीटाइम गेटवे है वही इम्पैक्टेड है, तो जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं जो आएंगे आपके कंट्री में वो नहीं आएंगे, तो जितनी बची वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। तो इकॉनमी सिचुएशन बहुत ही बुरी है। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वो तो पहले से ही पैंडेमिक की वजह से जो है वो खस्ता हालत में थी, और जब ये विक्टिम से ब्लास्ट के उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा जो है वो शैटर्ड हो गए हैं। तो हमने इकॉनमी की बात कर ली कि इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनका पॉलिटिक्स जो है यहाँ की, इनका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है पूरे पूरे ब्लास्ट का वो क्या होगा। तो देखिए, पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इनकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट है, लेबनान की जो पूरी की पूरी सरकार है, उन्होंने ही रिज़ाइन कर दिया है आफ्टर दिस ब्लास्ट, क्योंकि लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वो अपनी सरकार को जो है वो ज़िम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि 6 साल से आपके डॉकयार्ड में एक विस्फोट पड़ा हुआ है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसको लेके लोगों का गुस्सा जो है वो सरकार पे है। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर है हसन दियाब, उन्होंने अनाउंस किया है कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो रिज़ाइन कर रही है, बट फॉर अ टाइम बिंग ये लोग एज अ केयर टेकर रहेंगे। पर जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि यहाँ पे बहुत ही लंबा पॉलिटिकल पैरालिसिस आप देखने को तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है। तो थोड़ा सा हम इसके पॉलिटिक्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक है लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम। तो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे जो है वो फ्रेंच का जो है वो लेगेसी रहा है, फ्रांस की ये कॉलोनी रही है। तो लेबनान का जो गवर्नमेंट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं या जितने भी सेक्ट हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। तो यहाँ पे मेनली 3 सेक्ट है लेबनान में। एक तो क्रिश्चियंस जिसको मैरोनाइट कहते हैं, दूसरे हैं सुन्नी, और थर्ड हैं सियाइट्स मुस्लिम यानी कि शिया। ठीक है, जितने भी सीट पार्लियामेंट में जितने सीट हैं वो इन्हीं तीनों के बीच में बटे हुए हैं। इवन की पोस्ट भी डिसाइडेड हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा ही मेरोनाइट क्रिश्चियन होगा, अभी है मिशेल ओवन। उसके बाद जो इनके प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा ही सुन्नी होंगे, अभी हैं हसन दियाब। और जो इनके जो स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं वो हमेशा ही जो है वो सिया होंगे, अभी है नबी बेरी। तो ये एक अलग तरीके का सिस्टम है कि पहले से ही फिक्स है कि सीट्स जो हैं वो रिलीजन बेसिस पे डिवाइडेड होंगे। जो पोस्ट हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी पहले से डिसाइडेड है। तो जब इस तरह का आपका पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जब जो आपके पोस्ट और रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो गवर्नेंस देने के बजाय वो अपने अपने धर्मों को जो है वो सर्व करना शुरू कर देते हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पीछे आ जाता है, फेथ वाला जो इंटरेस्ट है वो आगे आ जाता है। इसी वजह से यहाँ के गवर्नेंस में बहुत ही ज़्यादा करप्शन है और लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक टर्म है। मैंने जो आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया कि जो सेक्ट वाइज है या रिलीजन वाइज जो पोस्ट डिसाइडेड है, उसके लिए एक टर्म है। इस तरह की जो गवर्नमेंट है इसको हम कहते हैं कन्फेशनलिज्म। कन्फेशनलिज्म। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि लेबनान का जो गवर्नेंस है वो किस तरह का है, तो ये एक कन्फेशनलिज्म गवर्नेंस है, वो इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो ये एक रिपब्लिक यूनिटरी स्टेट है विद अ पार्लियामेंट एंड अ कन्फेशनरी पॉलिटिकल सिस्टम। एक और प्रॉब्लम है यहाँ की पॉलिटिक्स में, वो ये है कि आफ्टर जापान लेबनान दूसरा कंट्री है जिसपे एक फॉरेन इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशन को ये फॉलो करता है, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया था इन द ईयर 1924। इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद का नहीं बनाया, फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रांस ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो ये सेक्ट, रिलीजन, एंड देन जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इनका खुद का नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक तो लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है,
और लोग जो है अभी जो करेंट सिचुएशन है अगर हम बात करें तो वो ये हो गया है कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है इमैनुअल मैक्रोन, वो विज़िट करने गए थे और यहाँ के लोग जो हैं वो लिटरली डिमांड कर रहे हैं अपने कॉलोनाइज़र से कि आप हमको वापस से जो है वो कंट्रोल कर लो लेबनान को। मतलब लेबनान के लोग कह रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन को, फ्रांस को, कि आप वापस से लेबनान को अपने कंट्रोल में ले लो। तो ये पहला इस तरह का इंसिडेंट है कि लोग जो हैं वो अपने कॉलोनाइज़र से कह रहे हैं कि आप हमको वापस से कॉलोनी बना लीजिए। इतना ज़्यादा लोगों में गुस्सा है और चांसेस है कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन आ सकता है। और एक और चीज़ है कि इनके जो खुद के लीडर्स हैं, लेबनीज़ लीडर्स हैं, वो ज़मीन पे जाके लोगों से नहीं मिले। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो ज़मीन पे जाके लोगों से मिले थे, इसलिए लोगों का जो सिंपैथी है या फिर उनका जो गुस्सा है वो अपनी सरकार की तरफ निकल रहा है। वो फ्रांस की तरफ देख रहे हैं कि उनको वहाँ से हेल्प मिलेगी। हमने समझ लिया कि पॉलिटिकल जो क्राइसिस है वो क्या है। अब हम इंटरनेशनल रिस्पांस के बारे में बात कर लेते हैं कि पूरी दुनिया का रिस्पांस क्या रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरी दुनिया से इनको हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे वो यूएसए हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ईरान हो, ईयू हो या टर्की हो। और सबसे ज़्यादा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी रहा है, तो इनके जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो खुद ही लेबनान को विजिट किए एक मैसेज देने के लिए कि फ्रांस इज़ विथ लेबनान, फ्रैटर्निटी एंड सोलिडारिटी काइंड ऑफ थिंग। तो एक तो फ्रांस का ये एंगल है। दूसरा है कि इसको लेबनान को ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उनके नेबर इजराइल से भी मिला, जिनके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। रीज़न ये है कि एक तो सिविल वॉर मैंने आपको बताया, दूसरा यहाँ पे हिजबुल्ला का प्रेजेंस। तो जहाँ पे हिजबुल्ला है वहाँ पे हिजबुल्ला इज़ एंटी ऑफ इसराइल, अगर इसराइल है तो यहाँ पे ईरान होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिस्टम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं अभी इसमें जाऊँगी कि इसराइल के साथ रिलेशन क्यों ख़राब है, तो वी नीड टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अभी हम खुद को यहाँ पे इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अभी का इशू क्या है। तो इनको इसराइल से हेल्प मिली है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी सॉलिडारिटी दिखाते हुए 58 मेट्रिक टन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भेजा है, फुल ऑफ मेडिकल एंड फूड सप्लाई। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आया है। इसका इम्पैक्ट इस रीजन पे क्या हुआ, जो हमारा मेन इशू है कि लेबनान में ब्लास्ट हुए तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो देखिए, इनिशियल इशू तो ये कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ब्लास्ट हुए, तो लेट्स बिलीव कि यही रीज़न है। सेकेंड थिंग, लोगों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो ये रिवॉल्यूशन की मांग कर रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में क्या होता है ना कि अगर एक कंट्री में रिवॉल्यूशन होगा तो एक चेन ऑफ रिवॉल्यूशन ही शुरू हो जाता है, तो फिर सारे कंट्रीज़ में रिवॉल्यूशन होने लगता है, क्योंकि सारे के सारे ऑथोरिटेरियन रिजीम है, डेमोक्रेसी है नहीं वहाँ पे। तो अगर इस तरह का माहौल होगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाएगी पूरे की पूरे वेस्ट एशिया में। अगर वेस्ट एशिया इनस्टेबल है तो वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, और इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ऑयल डिपेंडेंट है वहाँ पे हमारा। तो एक तो ये है इम्पैक्ट ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ना सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स, बल्कि अभी इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़रूरत है, उनको अभी ये करना चाहिए कि इनके इकॉनमी को सुधारने के लिए, जैसे कि बेल आउट पैकेज फ्रॉम IMF, उसके बाद EU जो है, यूरोपियन यूनियन, ये यहाँ पे एक रोल प्ले कर सकता है। इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है, उसको सुधारने के लिए, लीडर से बात करने के लिए, ताकि लोगों का जो विश्वास है अपनी सरकार पे वापस से आ सके और रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ ना हो, क्योंकि अगर एक बार ही रिवॉल्यूशन होगा तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज़रूरत है कि वो लेबनान को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल बनाने में सहायता प्रदान करे। तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें esakuntlam.edu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।